देश आज बेटी दिवस मना रहा है। इसी मौके पर 24 घंटे 24 रिपोर्टर की कवर स्टोरी में रक्षित सिंह बताएंगे दो बेटियों की बेहद दर्दनाक पुकार की खबर। बुआ ने हाथ पकड़ा था, पापा के हाथ में तेल था, दादी ने माचिस डालकर जला दिया क्योंकि मम्मी ने बेटियां पैदा की थी। क्यों एक बेटी को इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री को खून से चिट्ठी लिखनी पड़ी? देखिए आज की कवर स्टोरी में उमेश पाठक के साथ। आज की कवर स्टोरी में श्रेया बहुगुणा बताएंगी वो आंकड़े जो बताते हैं क्यों देश को बेटी दिवस की सख्त जरूरत है। पापा को बेटी नहीं बेटा चाहिए था, इसलिए दो बेटियों के सामने पापा और दादी ने मिलकर मां को जिंदा जला दिया। बेटी दिवस पर दिल दहला देने वाली ये खबर सामने आई। मम्मी को सब मिलकर जला रहे हैं। पापा के हाथ में कैन थी मिट्टी के तेल की, दादी के हाथों में माचिस की डिब्बी थी। 15 साल की लतिका और छोटी बहन तान्या के सामने उनकी मां को जिंदा जला दिया गया। ये दर्दनाक हादसा 14 जून का है। बच्चियां आज तक उस दर्दनाक मंजर को भूली नहीं। तो हमने जंगले में से देखा था कि पापा के हाथ में मिट्टी के तेल की कैन थी, अम्मा के हाथ में माचिस थी और मेरे ताऊजी ताई जी ने मम्मी के हाथ पकड़ रखे थे। तो मम्मी ने बचाओ बचाओ की आवाज़ करी जब हमारी आँख खुली थी। फिर उसके बाद पापा ने मिट्टी का तेल डाल दिया, पापा ने मिट्टी का तेल डाल दिया, अम्मा ने माचिस से आग लगा दी। यूपी के बुलंदशहर में दोनों बेटियों के सामने पापा, दादी, बुआ, फूफा ने मिलकर उनकी मां को इसलिए मार दिया क्योंकि पापा को बेटी नहीं बेटा चाहिए था। क्योंकि हम दो सिस्टर्स हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। उनकी सोच ये थी कि जो है बस बेटा है, बेटा ही आगे खानदान का नाम बढ़ाएगा। यहाँ तक कि जब मैंने 10th में 9 CGPA गॉट करा तो एक बार उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी बेटी ने इतने अच्छे मार्क्स लाए मेरा नाम ऊंचा करेगी, नहीं। उनको तो बस यही सोच थी कि नहीं जो भी है बेटा है। बेटियां अपनी मामा के साथ मम्मी के कातिलों को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस के पास भी गईं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तब एक नहीं सुनी। पुलिस ने तो इन बच्चों की बात सुनने को तैयार नहीं, इन्हें न्याय दिलाने तैयार नहीं। पुलिस तो पैसे खा चुकी है जी। इस केस में उन्हें आरोपियों से मिली हुई। लतिका और तान्या चाहती हैं कि उनके मां के कातिल पकड़े जाएं, जो अभी तक फरार हैं। अपनी मम्मी के कातिल पापा, दादी और बुआ को जेल भेजने के लिए दोनों बेटियों ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव को खून से लिखकर चिट्ठी भेजी। तब जाकर सरकार और अफसरों की नींद खुली। कई बार पुलिस के पास जाने के बावजूद जब इंसाफ मिलता नहीं दिखा तो बुलंदशहर की इन बच्चियों ने खून से चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से गुहार लगाई। तब जाकर लखनऊ से बुलंदशहर तक सबकी नींद टूटी। मुख्यमंत्री दफ्तर ने सुरक्षा और इंसाफ का भरोसा दिया। पुलिस के आला अफसर बच्चियों से मिलने घर पहुँचे। 10 की रात को लिखा था, उसके मैंने इस वजह से लिखा था क्योंकि पहले भी मैंने कई बार मुख्यमंत्री साहब को लेटर भेजे पर वो पेन से लिख के भेजे। तो मैंने सोचा क्या पता उनके पढ़ाई में ना आई हो इंक से लिखी बात, इस वजह से मैंने खून से लिख के भेजा। आज की कवर स्टोरी में आगे आपको दिखाते हैं कि देश में बेटियों को लेकर के आंकड़ों का डराने वाला सच क्या है। क्यों देश को बेटी दिवस की जरूरत पड़ी है? क्यों प्रधानमंत्री को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना शुरू करनी पड़ी है? इसकी वजह क्या है, आइए आप भी जानिए। आंकड़े बताते हैं कि देश में हर रोज करीब 2000 बच्चियों को गर्भ में ही मिटा दिया जाता है, यानी हर साल 5 लाख बेटियों की जन्म लेने से पहले हत्या कर दी जाती है। पिछले 20 साल में 1 करोड़ बेटियों का कोख में ही कत्ल किया जा चुका है। इसी का नतीजा है कि साल 2011 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक देश में 6 साल तक के 1000 बच्चों पर केवल 914 बच्चियां बची हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 22 महिलाओं की रोज दहेज के लिए हत्या होती है। हर 22 मिनट पर देश में बलात्कार की एक वारदात होती है और हर 5 मिनट पर एक महिला घर के भीतर अपमान का शिकार बनती है। देश में बेटियां कोख में ही ना मारी जाएं, इसलिए 20 साल पहले बच्चों की लिंग की जांच को गैर कानूनी बनाया गया, लेकिन देश में हालात अब भी नहीं बदले हैं। कश्मीर के हालात पर आज सर्वदलीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे शब्दों में कहा कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। पीओके भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। कश्मीर के हालात पर हुई सर्वदलीय बैठक में मोदी ने कहा, हर भारतीय की तरह मुझे भी जम्मू कश्मीर की हाल की घटनाओं पर गहरा दुख हुआ है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में अपने ही नागरिकों पर बम बरसाता है। विदेश मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि जिस तरह पाक कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर अत्याचार हो रहा है उसे दुनिया के सामने लाएं। पीओके भी जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है।
अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को विश्व के सामने बलूचिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों का जवाब देना होगा। फिर खबर आई कि पाकिस्तान की भारत को कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत के लिए आमंत्रित करने की योजना है। कश्मीर में एहतियाती तौर पर अधिकारियों ने BSNL की पोस्टपेड सुविधा को छोड़कर सभी मोबाइल सेवाओं पर शुक्रवार को प्रतिबंध लगा दिया है। 7 साल में तीसरी बार शाहरुख खान को अमेरिका में एयरपोर्ट पर रोका गया। 1.5 घंटे तक पूछताछ हुई। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर दोपहर 2:40 पर शाहरुख खान पहुंचे थे, जहां उनसे 3 बजे से 4:30 बजे तक इमिग्रेशन के अफसरों ने पूछताछ की। शाहरुख का फोन भी बंद करवा दिया गया था। शाहरुख ने ट्वीट किया, दुनिया में हालात के मद्देनजर मैं सुरक्षा को समझता हूं और पूरा सम्मान करता हूं, मगर अमेरिकी इमिग्रेशन पर हर बार हिरासत में लिया जाना बेहद परेशान करने वाला है। इसके बाद भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने ट्वीट किया, लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर हुई दिक्कत के लिए हमें खेद है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे ऐसा ना हो। आपका काम लाखों लोगों को प्रेरित करता है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। बार बार जो है इस तरह का ये होना, और सिर्फ इस वजह से कि कोई संदिग्ध व्यक्ति था तो 3 घंटे वहाँ पे रखना, ये ठीक नहीं है। उस देश में आप बार बार क्यों जा रहे हो? आप हिंदुस्तान को कहते हैं कि यहाँ इंटॉलरेंस है, तो जहाँ सबसे ज्यादा इंटॉलरेंस है अमेरिका में, वहाँ जाके आप क्या दिखाना चाहते हो? अगर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का पिछले महीने अमेरिका का दौरा रद्द नहीं होता तो शाहरुख के साथ अमेरिका में एयरपोर्ट पर ऐसा सुलूक नहीं होता, क्योंकि उसी दौरे में आंतरिक सुरक्षा पर 2 समझौते होने थे, जिसके बाद प्रसिद्ध हस्तियों को इमिग्रेशन जांच से अमेरिका में छूट मिल जाती। शाहरुख खान अमेरिका के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि अमेरिका की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का ही नतीजा है कि वहां 9/11 के बाद कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी FBI ने हवाई अड्डों में अलर्ट के लिए एक नो फ्लाई लिस्ट बनाई है, जिसमें 81,000 लोगों के नाम हैं। इनमें 1,000 अमेरिकी भी हैं। नो फ्लाई लिस्ट में 28,000 नाम ऐसे हैं जिनकी हवाई यात्रा पर पाबंदी नहीं है। अमेरिकी सुरक्षा अलर्ट नेटवर्क में कुख्यात आतंकी का उपनाम शाहरुख खान दर्ज है, जिसकी वजह से शाहरुख खान को बार बार कड़ी जाँच का सामना करना पड़ता है। एयरपोर्ट पर पूछताछ के बाद शाहरुख ने ट्वीट कर मजाकिया लहजे में यह भी कहा कि कोई बात नहीं, मैंने कई पोकेमॉन पकड़े। गाजियाबाद में बीजेपी नेता पर AK-47 राइफल से हुए हमले को लेकर महिला कांस्टेबल हिरासत में। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर पति के एनकाउंटर में मुखबरी के शक में हमला। क्या स्कॉर्पियो को AK-47 से इस कदर छलनी करके किसी कीमत पर ब्रजपाल तेवतिया को ना बख्शने की साजिश यूपी के बागपत में तैनात महिला कांस्टेबल सुनीता ने रची थी। 2003 में सुनीता के पति और गैंगस्टर राकेश हसनपुरिया की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। हालांकि भी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। उधर अस्पताल में तेवतिया की हालत स्थिर है। यूपी में 11 साल बाद किसी पर AK-47 से हमला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों की फॉर्च्यूनर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी है। चेसिस नंबर से पता चला है कि गाड़ी हरियाणा नंबर की है और किसी कंपनी से चुराई गई थी। एक तो AK-47 और दूसरा बीजेपी नेता पर हमला। ब्रिजपाल तेवतिया पर हमले को लेकर यूपी सरकार घिर चुकी है। अपराधियों को संरक्षण करके पुलिस पर उसकी पिटाई करवाएगी। उस सरकार में पुलिस का मनोबल जिसने ध्वस्त करके रख दिया, इसलिए अपराधियों के मनोबल बढ़े हुए हैं। मैं श्री अखिलेश यादव जी के तत्काल इस्तीफे की मांग करता हूँ। जिस प्रकार के असलाहों का इस्तेमाल किया गया वो बैंड है, वो कहाँ से आए, कैसे खरीदे गए, कहाँ पर जो अवैध असलाहों का बाजार कैसे इतने सरलता से लोगों को उपलब्ध है, इन सब बातों की भी जांच होनी चाहिए। तेवतिया गृह मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी बताए जाते हैं और उनके बेटे पंकज सिंह ने नोएडा के अस्पताल पहुंचकर तेवतिया की हालत की जानकारी ली है। यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं और बीजेपी राज्य की कानून व्यवस्था को पहले ही चुनावी मुद्दा बनाने का ऐलान कर चुकी है। तेवतिया पर हमले को लेकर आजम खान का बेतुका बयान, कहा हरकतें खराब होने पर लगती है गोली। पहले बुलंदशहर गैंगरेप को बताया था विरोधियों की साजिश। देखो, न मारने वाला अच्छा न मरने वाला अच्छा, जिसके मारी है वो भी बुरा ही होगा। कोई नेकी का काम करने में तो गोली लगती नहीं है।
हरकतें खराब हो सके। हम तो आज भी कहते हैं कि इसका सच मालूम होना चाहिए कि एक दिन में 5 बड़ी वारदातें एक ही किस्म की हुई, वक्त भी तकरीबन एक था। आजम के मुताबिक पीएम ने यह कहकर कि दलितों को नहीं मुझे गोली मार दो, लोगों को अपराध करने के लिए उकसाया है, इसलिए पीएम पर क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। संसद का मॉनसून सत्र आज खत्म हो गया। हंगामे के बीच सरकार ने 29 बिल पास करवाए। मॉनसून सत्र खत्म होने पर सरकार की तरफ से बताया गया कि राज्यसभा में 14 बिल पास हुए, लोकसभा में 15 बिल पास कराए गए। महंगाई, बाढ़, कश्मीर, शिक्षा जैसे मुद्दों पर राज्यसभा में 37 घंटे चर्चा हुई, लोकसभा में 24 घंटे चर्चा हुई। राज्यसभा की उत्पादकता 100% और लोकसभा की उत्पादकता 111% रही। दलितों पर हिंसा, गाय के नाम पर गुंडागर्दी और कश्मीर जैसे मुद्दों पर इस बार संसद में जमकर हंगामा हुआ, लेकिन इन तीनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर नहीं बल्कि सदन के बाहर बयान दिया। जजों की नियुक्ति पर सरकार के ढीले रवैये से भड़का सुप्रीम कोर्ट। पूछा, कोलिजियम की तरफ से भेजी गई सिफारिशों को 8 महीने से क्यों लटका रखा है? क्या न्यायपालिका का कामकाज ठप करना चाहती है सरकार? देश में जजों की कमी और लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या के एक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पीएस ठाकुर ने नाराजगी जताते हुए कहा, हाई कोर्ट में 43% जजों की कमी है, लंबित मुकदमों की संख्या 40 लाख हो गई है। अब हमारे दखल देने का समय आ गया है। ये नहीं चल सकता कि कॉलेजियम फैसले ले और सरकार उन फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल दे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में इस मामले पर अपनी स्थिति साफ करने को कहा है। विपक्षन्या से लौटते ही एक्शन में आए केजरीवाल, कहा गोवा, गुजरात और पंजाब में अगले महीने से चुनाव प्रचार करेगी आप। पंजाब, गोवा और गुजरात में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। केजरीवाल की रणनीति तीनों राज्यों में दिल्ली के विकास के मॉडल पर चुनाव लड़ने की है। इसके तहत पंजाब में प्रचार का जिम्मा खुद केजरीवाल संभालेंगे, जबकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गोवा में चुनाव प्रचार देखेंगे। वहीं गुजरात में प्रचार का जिम्मा जल मंत्री कपिल मिश्रा और आप नेता आशुतोष को मिला है। टीम केजरीवाल तीनों राज्यों में महीने के कम से कम 15 दिन चुनाव प्रचार में गुजारेगी। रैलियों की शुरुआत सितंबर के पहले हफ्ते से होनी है। वाराणसी में गंगा में जहाज चलाने का मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू, नितिन गडकरी ने दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के रामघाट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हरी झंडी दिखाते ही हल्दिया के लिए 2 जलपोत रवाना हो गए। एक में भवन निर्माण सामग्री और दूसरे में मारुति कार है। गुड़गांव से मारुति की गाड़ियां वाराणसी तक लाई गई और यहां से जलमार्ग से कोलकाता ले जाया जा रहा है। जल परिवहन परियोजना के शुरू होने से यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल के बीच व्यापारिक गतिविधियां और आसान हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 2000 या उससे ज्यादा सीसी कारों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक को हटाया। एक्स शोरूम पर 1% ग्रीन सेस भी देना होगा। 8 महीने बाद बैन हटने से डीजल एसयूवी और लग्जरी कार बनाने वाली कंपनियों और ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। ये बैन दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लगाया गया था और कई कंपनियों ने सेस लगाने का प्रस्ताव दिया था। अब 1% ग्रीन सेस का पैसा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के खाते में जमा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेस बढ़ाने और 2000 सीसी से कम क्षमता वाली डीजल गाड़ियों पर ग्रीन सेस लेने के बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। रियो ओलंपिक गए खेल मंत्री विजय गोयल देश को करा रहे हैं शर्मसार। आयोजकों ने विजय गोयल को आयोजन स्थल से बैन करने की चेतावनी दी। एक नहीं, करीब दर्जन भर खिलाड़ियों के साथ ऐसी तस्वीरें खुद खेल मंत्री ने ट्विटर पर शेयर की हैं। आरोप है कि गोयल बिना इजाजत अपने लोगों को खेल आयोजन की जगहों तक ले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, गोयल के साथ जा रहे लोगों पर अभद्रता और बदतमीजी का भी आरोप है। हालांकि गोयल आरोपों को गलत बता रहे हैं। मेरे पे तो कोई इन्होंने निशाना नहीं साधा है कि मैंने कोई मिसबिहेव किया हो या किसी प्रकार से कोई नियमों का उल्लंघन किया हो। जाहिर है इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी देश की प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में बख्शा नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा हो। सड़क हादसों की रोकथाम में गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। 3 साल पुरानी याचिका पर जवाब न देने पर जुर्माना भी लगाया।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर की बेंच ने सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा, आप सवाल उठाते हैं कि हम तेजी से काम नहीं करते, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं? आपके पास इतना बड़ा सरकारी अमला है और 3 साल से जवाब दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। हजारों लोग सड़क पर हादसों का शिकार हो रहे हैं और आप गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए हुए हैं। मामला 2013 में सेव लाइफ फाउंडेशन नाम की एनजीओ की ओर से लगाई गई याचिका का है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते के अंदर सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। बाढ़ और बारिश के बीच बच्चों के लिए स्कूल जाना किसी कमांडो ट्रेनिंग से कम नहीं। बीकानेर की लूणकरनसर तहसील में बच्चे यूं ही जान पर खेलकर स्कूल जा रहे हैं। कहीं पतले से लोहे के गार्डर पर चलकर पार करना पड़ता है, कहीं पेड़ के सहारे नहर पार करनी होती है। इसी कारण इस स्कूल में सिर्फ 30 बच्चे पढ़ने आ पाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में 3 से 6 साल के 7.5 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से 2 करोड़ बच्चे औपचारिक पढ़ाई शुरू करने से पहले प्री स्कूल भी नहीं जा पाते। हरियाणा में शराब माफिया की गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले विनोद नाम के शख्स को शराब माफिया के गुंडों ने अगवा किया और फिर 2 दिन तक कैद करके बुरी तरह पीटा। किसी तरह छूटा पीड़ित अब डर के मारे अपने घर में ताला लगाकर रहने को मजबूर है। गुंडों ने खुद पिटाई का वीडियो भी वायरल किया। पुलिस ने अब दावा किया, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। देश में क्राइम रेट के आधार पर 2014 के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा चौथे नंबर पर है। ओशो के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स, उनसे होने वाली मोटी कमाई और ओशो की वसीयत में फर्जीवाड़े को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुंबई हाईकोर्ट ने आज पूछा कि ओशो की असली वसीयत कहां है। कोर्ट ने कहा, अगर स्पेन की कोर्ट में असली वसीयत पेश हुई है तो जांच एजेंसी को वहां जाकर छानबीन करनी चाहिए। दरअसल आरोप है कि नकली वसीयत पर ओशो के जाली दस्तखत करके उनकी करोड़ों डॉलर की संपत्ति ट्रस्ट के लोगों ने हथियाने की कोशिश की है। अदालत ने 4 हफ्ते में पुणे पुलिस को असली वसीयत के बारे में और नकल पर मौजूद दस्तखत के बारे में जानकारी हासिल करने को कहा है। और अब 24 घंटे 24 रिपोर्टर में विदेश की 4 खबरें एक साथ देखिए। अमेरिका में मिसिसिपी नदी के किनारे अचानक तेल रिफाइनरी में आग भड़की, गनीमत रही हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। रूस ने सीरिया में ISIS के हथियार डिपो ट्रेनिंग कैंप तबाह किए, रूस की रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। दुनिया में दुर्लभ सफेद शेर के 5 बच्चों का जन्म यूक्रेन के चिड़ियाघर में हुआ। दक्षिण अफ्रीका के तिम्बावती प्रांत में पाए जाने वाले सफेद शेर अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। रूस से एक अजीबोगरीब खबर भी आई, जहां एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि पोकेमॉन ने उसके साथ रेप किया है।